एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। 2002 और 2016 के बीच 6 लोगों की खौफनाक हत्या होने का संदेह किया जा रहा है। And the murky Kerala cyanide murder cases have created ripples in the state. सोचिए जब किसी के परिवार के लोग एक एक करके अचानक मौत के मुंह में समा जाएं, और वो भी ऐसे समय में जब ना कोई बीमारी हो ना कोई महामारी, और कोई ना समझ पाए कि ये हो क्या रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही मामले की जो सुनने में किसी डरावनी कहानी से कम नहीं। एक शांत गांव, एक समृद्ध परिवार और हर किसी की जिंदगी में सब कुछ सामान्य, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। ये कहानी है केरल के एक परिवार की, जहां 14 सालों में 6 लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई। एक एक करके परिवार के सदस्य ऐसे गायब होते गए जैसे किसी ने उनके नाम की फेरिस्त बना रखी हो। तो क्या ये महज एक संयोग था या कोई खौफनाक साजिश? जब सच सामने आया तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। ये कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस परिवार के साथ कि देखते ही देखते 6 लोगों की जान चली गई। दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच से परे है। सो वेलकम टू ए डीप डाइव इनटू द जॉली जोसेफ केस। ये कहानी है कोझिकोड जिले के कूड़ाथई गांव के पोनामट्टम परिवार की। इस परिवार का नाम गांव के सबसे अमीर और खुशहाल परिवारों में शुमार होता था। इस परिवार को टॉम थॉमस और उनकी पत्नी अनम्मा थॉमस चलाते थे। टॉम थॉमस एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे और अनम्मा थॉमस एक स्कूल टीचर थी। इनके 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे रोजो थॉमस और रॉय थॉमस और एक बेटी रेंजी थी। लेकिन आज हम खासकर बात करेंगे रॉय थॉमस की। एक दिन की बात है जब रॉय अपने मामा मैथ्यू मंचाडियल की एक शानदार पार्टी में गया था। लाइट्स, म्यूजिक और हंसी की गूंज के बीच उसकी नजर एक लड़की से मिलती है जिसका नाम था जॉली अम्मा जोसेफ। जॉली और रॉय एक दूसरे को पसंद करने लगे और वहीं से उनका अफेयर शुरू हो गया। जॉली एक किसान परिवार से ताल्लुक रखती थी, जबकि रॉय एक ठीक ठाक फैमिली से था। इसीलिए दोनों के बैकग्राउंड में जमीन आसमान का अंतर था। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि जॉली और रॉय एक दूसरे के दूर के रिलेटिव्स लगते थे। इसीलिए रॉय के फादर टॉम थॉमस को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन रॉय तो प्यार में था, उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने फादर को समझाया, पापा जॉली बहुत पढ़ी लिखी है, उसने एमकॉम से ग्रेजुएशन भी किया है। ये बात सुनकर फाइनली रॉय के घर वाले मान गए और साल 1997 में रॉय की शादी बड़े धूमधाम से की गई। शादी के बाद जॉली ने सबके दिलों में एक खास जगह बना ली। वो रोज चर्च जाती थी और अपने रिलीजियस ड्यूटीज को भी निभाती थी। उसकी विनम्रता और अच्छाई सबको इतनी भा गई कि हर कोई उसे प्यार करने लगा। ऐसे ही ये परिवार एक खुशहाल और बेहतरीन जीवन जी रहा था। लेकिन फिर घर में एक ऐसी बात हुई जिसने चीजों को बदल दिया था। जॉली की सास अनम्मा जॉली को बार बार जॉब करने के लिए कहती रहती थी, लेकिन जॉली को घर पर रहना ज्यादा पसंद था और इसी वजह से कभी कभी घर में मनमुटाव भी हो जाता था। समय का पहिया यूं ही घूमता रहा और 2002 की गर्मियों में अनम्मा थॉमस की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टर्स ने कुछ दिन इलाज किया और जैसे तैसे उनकी सेहत को संभाल लिया। ठीक होने के बाद अनम्मा को घर भेज दिया गया। लेकिन घर आए 2 ही महीने हुए थे कि 22 अगस्त 2002 को अनम्मा की तबीयत फिर से बिगड़ गई। इस बार उनकी हालत इतनी सीरियस हो गई कि हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनकी सांसें थम गई। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन अच्छे से जानने के लिए एक पोस्टमार्टम की सलाह दी। मगर परिवार वाले इस मौत को एक नेचुरल इंसिडेंट मानते हुए पोस्टमार्टम करवाने से साफ मना कर देते हैं। अनम्मा की मौत के बाद जॉली की जिंदगी में अजीब सा बदलाव आया। उसने अनम्मा की तरह ही घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। जॉली ने जैसे अचानक खुद को घर की नई मुखिया मान लिया था। फिर एक ऐसा मोड़ आया जब जॉली ने महसूस किया कि अनम्मा की समाज में इतनी इज्जत इसलिए थी क्योंकि वो एक टीचर थी, और अगर वो भी उसी राह पर चले तो शायद उसकी भी इज्जत बढ़ सकती है। फिर क्या, जॉली ने एक दिन सबको चौंकाते हुए ऐलान कर दिया कि उसे NIT कैलिकट के कॉमर्स डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर जॉब मिल गई है और वहां उसकी सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ है। अब NIT जैसी बड़ी जगह में जॉब लगने से जॉली को लोग और भी ज्यादा इज्जत देने लगे थे। टाइम गुजरता गया और फिर साल आया 2007, जब जॉली के ससुर टॉम थॉमस किसी बात से बहुत परेशान रहने लगे थे और इसीलिए उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। उनकी चिंता का कारण कोई और नहीं बल्कि जॉली का दोस्त MS मैथ्यू था। MS मैथ्यू अनम्मा थॉमस के बड़े भाई का बेटा यानी रॉय का ममेरा भाई था, जो एक ज्वेलरी शॉप में सेल्समैन था।
एमएस मैथ्यू जॉली के घर बार बार आने जाने लगा था और इन दोनों के बीच की बढ़ती दोस्ती टॉम थॉमस को सही नहीं लग रही थी और इसीलिए उन्होंने जॉली को एमएस मैथ्यू से मिलने के लिए मना भी किया। 2008 की एक शाम टॉम थॉमस अपनी मशरूम कैप्सूल लेने की तैयारी कर रहे थे। ये कैप्सूल उनकी हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। उस शाम भी जॉली ने उनको मशरूम कैप्सूल दी, लेकिन जैसे ही टॉम ने कैप्सूल खाई अचानक उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। उनके चेहरे पर पसीना छलक आया और कदम लड़खड़ाने लगे। वो वॉश बेसिन के पास पहुंचे ही थे कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। जॉली ने आसपास के लोगों को बुलाया और बताया कि टॉम बेहोश पड़े हैं, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आई और टॉम को हॉस्पिटल ले जाया गया उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने इसे भी हार्ट अटैक का मामला बताया और किसी ने भी पोस्टमार्टम की मांग नहीं की। टॉम के अंतिम संस्कार के दौरान एक अजीब नजारा देखने को मिला। जॉली और एमएस मैथ्यू दोनों एक दूसरे से बहुत बातें कर रहे थे। ये देखकर कई लोगों के मन में शक की लहर दौड़ गई। खैर, टॉम की मौत को हुए 2 साल गुजर चुके थे और अब रॉय का बिजनेस बुरी तरह से लॉस में जा रहा था और घर में टेंशन का माहौल बन गया था। एक दिन रॉय और जॉली रोजो और रेंजी के सामने वसीयत के पेपर्स लेकर गए। इनमें लिखा था कि उनके पिता का घर सिर्फ रॉय और जॉली को मिलेगा, लेकिन रेंजी ने एक चीज नोटिस करी कि पेपर्स पर ना तो कोई स्टैंप था और ना ही किसी विटनेस के सिग्नेचर। पेपर्स पूरी तरह से फर्जी लग रहे थे। इधर रॉय और जॉली के बीच का मनमुटाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि जॉली ने रॉय से डिवोर्स लेने की बात छेड़ दी थी। शायद जॉली और एमएस मैथ्यू की बढ़ती नजदीकियां और रॉय का लगातार डूबता बिजनेस इसकी असली वजह रहे हों। 30 सितंबर 2011 की रात थी। जॉली ने अपने हाथों से रॉय के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया था, चावल और चने की सब्जी। रॉय ने मुस्कुराते हुए पहला निवाला लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। खाना खत्म होने के कुछ ही देर बाद रॉय को अचानक से घबराहट होने लगी और वो तेज कदम से बाथरूम की तरफ भागा। दरवाजा बंद होते ही जॉली ने रॉय को कई बार आवाजें दी कि रॉय सब ठीक है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। परेशान जॉली ने पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया और जब दरवाजा तोड़ा गया उन्होंने देखा कि रॉय जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। तभी अंकल मैथ्यू भी वहां पहुंच गए। बिना देर किए रॉय को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रॉय ने कुछ ही समय में अपना दम तोड़ दिया। पिछले 10 सालों में ये तीसरी मौत थी और इस बार अंकल मैथ्यू के मन में शक का बीज जन्म ले चुका था। उन्होंने जिद की कि पोस्टमार्टम जरूर होगा। जॉली ने रोकते हुए कहा, रॉय अब हमारे बीच नहीं है, पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है। लेकिन अंकल मैथ्यू का शक इतना गहरा था कि वो अपने फैसले से एक कदम भी पीछे नहीं हटे और जब पोस्टमार्टम का नतीजा आया सबको हिला कर रख दिया। रॉय की मौत का कारण साइनाइड पॉइजनिंग था। अब इस पे जॉली ने यह कहा कि रॉय लाखों के कर्ज में डूबा हुआ था और इस वजह से उसने साइनाइड खाकर अपनी जान ले ली। ये सुनकर सभी ने बिना किसी सवाल के मान लिया और आगे की इन्वेस्टिगेशन भी रुक गई। जॉली का कहना था कि इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो सीधा साधा सुसाइड का मामला था। लेकिन रॉय के भाई रोजो और बहन रेंजी को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। क्या सच में रॉय इतना परेशान था कि वो साइनाइड खाकर अपनी जान दे दे? साल 2012 की एक सुबह जैसे ही सूरज की किरणें घर की दीवारों पर पड़ी, जॉली ने अपने नए प्लान पर काम शुरू कर दिया। उसने तय कर लिया था कि अब वो पूरी संपत्ति को अपने नाम करवा लेगी, हर एक ईंट, हर एक दस्तावेज, सब कुछ। इसीलिए इस बार जॉली ने अपने प्लान को बहुत ही चतुराई से तैयार किया था। उसके पास अब हर एक दस्तावेज पर स्टैंप्स और सिग्नेचर थे जो दिखने में बिल्कुल रियल लग रहे थे। लेकिन रोजो और रेंजी जॉली की चालाकियों को अच्छे से समझ पा रहे थे क्योंकि टॉम थॉमस की मौत के बाद नए डॉक्यूमेंट्स पर उनके सिग्नेचर मिलना ये तो असंभव बात थी। रोजो और रेंजी ने अपने लीगल एडवाइजर से कांटेक्ट किया और जॉली के नए डॉक्यूमेंट्स को फर्जी साबित करते हुए उसकी ओनरशिप कैंसिल करवा दी। इसी बीच अंकल मैथ्यू को जॉली पर बहुत शक होने लग गया था। उन्हें पता चल चुका था कि जॉली का एमएस मैथ्यू के साथ अफेयर था और इसीलिए उन्होंने जॉली को समझाया भी, लेकिन जॉली को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। 2014 की एक शाम जॉली ने रेंजी को कॉल किया कि रेंजी, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, मैथ्यू अंकल नहीं रहे। ये खबर सुनकर रेंजी की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि अभी 2 घंटे पहले ही उसने अंकल मैथ्यू से बात करी थी। ये चौथी मौत थी और जैसे हमेशा होता आया था, मैथ्यू अंकल की मौत की वजह भी हार्ट अटैक बताई गई। लेकिन इस बार पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जबकि पिछले केस में रॉय की मौत साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। फिर भी इसे महज एक संयोग मानते हुए मामला यहीं खत्म कर दिया गया। जैसे जैसे ये मौतें बढ़ती गई, फैमिली मेंबर्स और आसपास के लोग भी आशंकाओं में घिर गए।
कुछ लोग कहने लगे कि इस परिवार पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इनको किसी का श्राप लगा है जो परिवार को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। समय बीतता गया और जॉली अपने फ्यूचर के बारे में काफी सोचने लगी थी। उसे शाजू नाम का एक आदमी पसंद आने लगा। शाजू रॉय के चाचा का बेटा था जो एक स्कूल टीचर था और अच्छी खासी कमाई करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शाजू पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी सिली और उसके 2 बच्चे एबल और एल्फाइन थे। 2014 की बात है जब शाजू के घर पर एक फैमिली फंक्शन था। पूरे घर में एक फेस्टिवल जैसा माहौल था, हर कोई खुशी से झूम रहा था। इस बीच 2 साल की एल्फाइन अपनी आंटी की गोद में बैठी थी जो उसे प्यार से खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। अचानक एल्फाइन ने बेचैनी से छटपटाना शुरू कर दिया। घबराहट में परिवार के लोग उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर भागे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसे वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन कुछ ही समय बाद एल्फाइन ने दम तोड़ दिया। एक मासूम सी जान जिसकी उम्र इतनी कम थी कि जिंदगी की शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई थी, अचानक मौत के आगोश में चली गई। सबकी नजर में ये एक एक्सीडेंट था, इसीलिए इस केस में किसी ने पोस्टमार्टम कराने की जरूरत नहीं समझी। एल्फाइन की मौत ने सिली को सदमे में डाल दिया था और इस दुख की घड़ी में जॉली उसका सहारा बनकर आई। 2016 का एक दिन जब जॉली, शाजू और सिली तीनों डेंटिस्ट के ऑफिस में बैठे थे। एक तरफ जहां शाजू और सिली बातचीत में बिजी थे, तो वहीं दूसरी तरफ जॉली का मन कहीं और ही था। उसने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला और सिली के सामने रख दिया और बड़ी मासूमियत से कहा कि ये देखो सिली, ये मशरूम कैप्सूल्स हैं, ये एनर्जी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। सिली ने मुस्कुराते हुए कैप्सूल ले लिया और जॉली की बात मानकर उसे निगल लिया। लेकिन जैसे ही सिली ने कैप्सूल निगला, एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसकी आंखें ऊपर की ओर चढ़ने लगी, उसको झटके लगने लगे और वो छटपटाने लगी। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने तक सिली का दम टूट चुका था। डॉक्टर्स की टीम ने सिली का पोस्टमार्टम कराने के लिए बोला, पर शाजू ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे परिवार में ये सब नहीं होता। सिली के अंतिम संस्कार के वक्त जॉली ने ही सारे इंतजाम किए थे। वहां रेंजी ने जॉली के चेहरे और उसके हाव भाव में कुछ अलग ही नोटिस किया। रेंजी को जॉली पता नहीं क्यों पर खुश नजर आ रही थी। इसीलिए रेंजी के मन में यह सवाल उठने लगा कि कहीं इन सभी मौतों के पीछे जॉली का ही तो हाथ नहीं। खैर, अगले ही साल यानी साल 2017 में जॉली और शाजू ने एक दूसरे से शादी कर ली और जब रेंजी को इस बारे में पता चला तो रेंजी के शक की चिंगारी और ज्यादा भड़क गई। रेंजी ने पुरानी फाइल्स को खंगालना शुरू किया और उस रिपोर्ट को देखा जिसमें रॉय की मौत की वजह साइनाइड पॉइजनिंग लिखी थी। जब रेंजी ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो वो सन्न रह गई, क्योंकि रिपोर्ट में ये लिखा था कि रॉय के पेट में चावल और चने थे जो अनडाइजेस्टेड थे। रेंजी को याद आया कि जॉली ने उसे बताया था कि रॉय ने उस दिन दोपहर को चावल और चने खाए थे, लेकिन दोपहर को खाया हुआ खाना रात तक ना पचे, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब था कि जॉली झूठ बोल रही थी। रेंजी ये बात समझ गई थी कि जॉली ने उस रात रॉय को चावल और चने की सब्जी में साइनाइड मिला कर दिया था। ये सारे फैक्ट्स रेंजी ने पुलिस को जाकर बताए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन से सबसे पहले तो पुलिस को ये पता चला कि जॉली ने जो एनआईटी में जॉब करने का दावा किया था वो दरअसल एक छलावा था। वो तो बस कैंटीन में खाने जाती थी और उसका एनआईटी का आइडेंटिटी कार्ड भी पूरी तरह से नकली था। और तो और जॉली असल में सिर्फ 12th पास थी और जो एमकॉम ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स थे वो भी नकली थे। अब इस खुलासे ने रेंजी और रोजो को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। जॉली की सच्चाई की गहराई को समझने के लिए उन्होंने अब एक खतरनाक कदम उठाने का निर्णय लिया। वो अब 6 मरे हुए लोगों की कब्रों को खोदने की तैयारी कर रहे थे ताकि उन डेड बॉडीज की केमिकल एनालिसिस करवाई जाए और साइनाइड के ट्रेस ढूंढे जा सके। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। रेंजी और रोजो के खिलाफ पूरा परिवार खड़ा हो गया था। परिवार ने उन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, क्योंकि उनके रिलीजन में कब्रों को खोदना अलाउ नहीं था। लेकिन फाइनली 4 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने उन कब्रों से लाशों को बाहर निकालने का अभियान शुरू कर दिया। और आखिरकार जब रिपोर्ट्स आईं तो 4 बॉडी में साइनाइड का पता नहीं चला, लेकिन रॉय और सिली की बॉडी में साइनाइड के ट्रेस मिले। 5 अक्टूबर 2019 को फाइनली 47 साल की जॉली जोसेफ को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके घर की तलाशी में एक बोतल साइनाइड भी बरामद हुई जो उसके अपराधों का सबूत थी। पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया जो जॉली को साइनाइड सप्लाई करता था, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉली का घनिष्ठ मित्र एमएस मैथ्यू था। एमएस मैथ्यू की दोस्ती प्राजी कुमार नाम के एक सुनार से थी जो अपने काम के दौरान सोने चांदी की ज्वेलरीज को साफ करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल करता था।
और वही साइनाइड मैथ्यू के जरिए जॉली तक पहुंचता और जॉली इस साइनाइड का इस्तेमाल लोगों की जान लेने के लिए करती थी। इन सबूतों के आधार पर 1 जनवरी 2020 को पुलिस ने कोर्ट में 1800 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें जॉली पर 6 हत्याओं का आरोप लगाया गया। इस खुलासे ने जॉली को साइनाइड जॉली के नाम से फेमस कर दिया। फिलहाल जॉली केरल के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट प्रिजन की ऊंची दीवारों के पीछे बंद है। जेल में जब रेंजी ने जॉली से पूछा कि ये सब क्यों किया, तो जॉली के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं था। उसने बड़े ही ठंडे लहजे में कहा, बस हो गया, मेरा क्रिमिनल माइंड है और मैं चीजें छुपाने में माहिर हूँ, और बाइबल में लिखा है कि गॉड सबको माफ कर देते हैं, तो वो मुझे भी माफ कर देंगे। तो दोस्तों, जॉली के केस की इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे एक मासूम से चेहरे के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी हुई थी। लेकिन क्या जॉली ने वाकई ये सब अकेले किया था, या इसके पीछे कोई और भी था? क्या सच में जॉली ने अपने परिवार की हत्या अचानक उठे गुस्से के कारण किया था, या इन सब के पीछे एक पूरी प्लानिंग थी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।